हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 8 में हैं और साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेसन पूरा देखिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि इस वीडियो लेसन में आपको मिलेगा क्लास 8 साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट पर बेस्ड एनएसओ के पिछले 10 सालों में पूछे गए लेवल 1 के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको 2010 से 2019 के लेवल 1 के सेट 1 और सेट 2 को मिलाकर लगभग 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। लाइट चैप्टर से काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, पर अगर आप इन सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ जाते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइट से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हर साल इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मेरी एडवाइस है कि इस चैप्टर पे पूरी मेहनत कीजिए और इस वीडियो लेसन में दिए गए प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। बच्चों, इस वीडियो लेसन में हम लोग एनएसओ 2011 में लाइट से पूछे गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनएसओ 2011 में लाइट चैप्टर से कुल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संगी नीड्स टू आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट मटेरियल्स X, Y and Z. Material X casts a faint shadow when light is shone on it. Material Y does not cast a shadow when light is shone on it. Material Z casts a clear shadow. Which one of the following could materials X, Y and Z be? बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको 3 डिफरेंट मटेरियल्स X, Y और Z दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मटेरियल X जो है वो बहुत ही हल्का शैडो कास्ट करता है जब लाइट उस पर पड़ता है। मटेरियल Y जो है वो बिल्कुल भी शैडो नहीं बनाता और मटेरियल Z जो है वो क्लियर शैडो फॉर्म करता है। तो हमें X, Y और Z को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ ऑप्शन बी में ट्रेसिंग पेपर एक सेमी ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है बच्चों, इसलिए इसका फेंट यानी हल्का शैडो बनेगा। मेटल अनट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करता है, इसलिए इसका डार्क शैडो बनेगा। जबकि ग्लास कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होने के कारण इंसिडेंट लाइट रेज का 2 से 4% ही एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका शैडो फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह ऑप्शन बी मटेरियल X, Y तथा Z को करेक्टली मैच करता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लाइट चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मिरेज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया गया है। अब मिरेज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, अब यहाँ हमको करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। ऑप्शन ए डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ हाइट, ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज विथ हाइट, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड ऑप्शन डी अर्थ एक्ट्स लाइक अ मिरर। बच्चों, मिरेज फॉर्मेशन तब होता है जब गर्मी काफ़ी पड़ रही हो। ग्राउंड के हाई टेम्परेचर के कारण इसके नज़दीक की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ग्राउंड से हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है जिससे एयर की डेंसिटी बढ़ती है, जबकि ग्राउंड की ओर डेंसिटी घटती चली जाती है क्योंकि हीटेड एयर मास फैलता चला जाता है। टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो तो ट्री से जो भी सनलाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही थी वो ऑब्जर्वर की आई पर बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट इंसिडेंट होती है, इसलिए ऑब्जर्वर को ट्री का सिंगल रियल इमेज मिल रहा था। बट ग्राउंड से हाइट के साथ एयर डेंसिटी इंक्रीज करने के साथ यह सिचुएशन चेंज हो जाती है बच्चों। इसमें ट्री से जो रेज ग्राउंड की ओर आती हैं उन्हें ग्रेजुअली डिक्रीजिंग डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल करना होता है, जिससे प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यह नॉर्मल से दूर रिफ्लेक्ट होती हुई फाइनली ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद ग्राउंड से ऊपर जाने में यह रे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल करती है, इसलिए यह हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल के करीब रिफ्रैक्ट होती चली जाती है। इस तरह जो लाइट रे ट्री से चली थी वह ऑब्जर्वर की आई पर इस डायरेक्शन में पहुंचती है जैसे वह ग्राउंड के अंदर से आ रही हो।
इसलिए ऑब्जर्वर ट्री का इमेज ग्राउंड के भीतर ठीक उसी तरह देखता है जैसे वाटर होने पर देखता, इसलिए उसे ग्राउंड पर वाटर की फीलिंग होगी। जैसे जैसे ऑब्जर्वर ट्री के नज़दीक मूव करता जाएगा, ट्री से उसकी आइज़ पर बिना किसी रिफ्रैक्शन के बिल्कुल स्ट्रेट इंसिडेंट होने वाली रेज की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जबकि ट्री से ग्राउंड की ओर आने वाली और रिफ्रैक्ट होकर ऊपर आने वाली रेज जो ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच पाए उसकी संख्या घटती चली जाती है। इस तरह ट्री के नज़दीक जाते हुए ट्री का दूसरा वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज धुंधला होते हुए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वाटर का इल्यूज़न भी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। यही मिरेज फॉर्मेशन का जिस्ट है बच्चों। तो अब आप आसानी से करेक्ट ऑप्शन बी को चुन सकते हैं, है ना। लाइट चैप्टर से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 21। Two parallel rays of light A and B as shown in the figure pass through two boxes. The possible combination of devices used in boxes 1 and 2 are option A convex lens and concave lens, option B concave mirror and convex mirror, option C concave lens and concave mirror and option D concave lens and convex lens। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि दो पैरेलल रेज जो हैं ए और बी वो दो बॉक्सेस से पास कर रही हैं और इन दो बॉक्सेस से पास करने के बाद इनका जो पाथ डेविएट होता है वो आपको इस रे डायग्राम में दिखाया गया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन बॉक्सेस के भीतर कौन से दो लेंसेज रखे हुए हो सकते हैं, है ना। तो बच्चों हम जानते हैं कि कॉन्केव लेंस इंसिडेंट लाइट रेज को स्वयं से रिफ्रैक्ट होने पर डाइवर्ज यानी फैला देता है, जिसके कारण इसे डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग कहते हैं। दूसरी ओर कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, यानी यह लेंस रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर सिकोड़ देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हमें राइट ऑप्शन यहाँ मिल रहा है वो है करेक्ट ऑप्शन डी, यानी पहला जो लेंस है वो है कॉन्केव लेंस और दूसरा जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Two plane mirrors AB and CD are placed at right angles to one another. A ray of light PQ hit AB at Q, making an angle of 45 degree as shown in the diagram. This ray will be reflected from mirror BD at an angle of option A 20 degree, option B 35 degree, option C 45 degree and option D 60 degree। बच्चों यहाँ दो प्लेन मिरर्स आपको दिए गए हैं AB और CD, जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ एक लाइट रे PQ इंसिडेंट होती है मिरर AB पर और यहाँ इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये CD पर इंसिडेंट होगी, है ना। CD जो मिरर है दूसरा मिरर उस पर इंसिडेंट होगी और हमें बताना है कि दूसरे मिरर से फिर ये किस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। तो स्टूडेंट यहाँ जो मैंने रे डायग्राम दिया है उसे समझिए। यहाँ मिरर ए पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्लियरली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज़ 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा यानी 45 डिग्री होगा। अब यहाँ ट्रायंगल QCR में एंगल CQR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज एंगल QCR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल CRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से एंगल CRQ जो है वो 45 डिग्री हो गया। तो R पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो होगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी 45 डिग्री होगा। और यहाँ पर
सेकेंड मिरर से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंड मिरर से रे जो है वो किस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी फाइनली, तो वो एंगल यहाँ पे है बच्चों, एंगल SRD। तो SRD जो है यहाँ पे वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 45 डिग्री, उसमें माइनस करते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में जनरल रूल के तौर पर याद रखिए कि अगर दो मिरर्स 90 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं तो इनमें से किसी एक पर कोई लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है दूसरे मिरर से वह उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो यहाँ जो एंगल है रिक्वायर्ड एंगल वो 45 डिग्री है और ये मौजूद है ऑप्शन सी में, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लाइट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 27। अ रे ऑफ लाइट इज शोन थ्रू the hole in a cardboard. Which of the following diagram show the correct direction of light passing through the cardboard? बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में रे ऑफ लाइट जो है उसे एक कार्डबोर्ड में बने होल से गुजारा गया है और यहाँ आपको चार पाथ जो हैं वो दिखाए गए हैं कि कार्डबोर्ड में बने होल से जब रे ऑफ लाइट जो है वो पास करेगी तो उसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, है ना। मतलब होल से ट्रांसमिट होने के बाद ये किस तरह से गुजरेगी होल से, है ना, वो हमें बताना है। तो उसके लिए चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि 1 और 2 जो है वो करेक्ट पाथ होगा, फिर ऑप्शन बी में है 2 और 3 जो है वो करेक्ट पाथ है, ऑप्शन सी कहता है कि 1 और 3 करेक्ट पाथ है और डी कहता है कि 3 और 4 जो है वो करेक्ट पाथ है। तो स्टूडेंट्स लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से हम जानते हैं कि लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती है हमेशा, जब तक कि उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल ना रख दिया जाए। तो यहाँ लाइट रे जो है वो कार्डबोर्ड में बने होल से पास कर रही है, तो यहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं है बच्चों, है ना। तो यह यहाँ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगी और स्ट्रेट लाइन पाथ जो है हमें इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में मिल रहा है ना। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन सी। तो बच्चों इस तरह से इस वीडियो लेसन में हम लोगों ने NSO 2011 में लाइट चैप्टर से पूछे गए सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए। मैं समझता हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया है इसके बाद इनके सॉल्यूशंस को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पर तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझे ज़रूर बताएं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ उस पर भी आप मुझे कभी भी अपना कोई डाउट शेयर कर सकते हैं। NSO के 11 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में जहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे NSO 2012 सेट 1 में लाइट चैप्टर से पूछे गए सारे क्वेश्चंस।